गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट होगा यूनिट 5। यूनिट 5 आपका कहता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना। ये यूनिट 5 हो जाती है। यूनिट 5 के अंतर्गत जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम हो जाता है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व या आप कर दीजिए लक्षण या कर सकते हैं गुण। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व लक्षण या गुण, जो कि बीएड सेकेंड ईयर से है। और जो आज हमारा लेक्चर संख्या होगा वो हो जाएगा 14। ये हमारा लेक्चर संख्या 14 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इसके पहले हम लोगों ने आपको ये बताया था सांख्यिकी के उद्देश्य महत्व के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने जब उस सांख्यिकी के महत्व गुण में जब हमने लास्ट किया था तो आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स दी थी कि एक आदर्श माध्य के क्या आवश्यक है, क्या तत्व है या उसके क्या गुण लक्षण के बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट्स दिया था। तो अब हम लोग चलते हैं विस्तार पूर्वक देखने के लिए कि एक आदर्श माध्य की क्या क्या आवश्यक तत्व हैं या क्या क्या उसके आवश्यक लक्षण है या गुण के बारे में। तो देखिए हम लोग करते हैं क्या, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्राइब कर रखा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक आदर्श माध्यम में निम्नलिखित आवश्यक तत्व या लक्षण या गुण इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि आपका मुख्य कितने हो, जो कि मुख्य रूप से आपका 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 को कौन कौन से है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो 7 के अंतर्गत पहला आता है प्रतिनिधित्व। पहला हो जाता है एक आदर्श माध्य के निम्नलिखित आवश्यक के अंतर्गत पहला हो जाता है प्रतिनिधित्व। दूसरा कहता है स्पष्ट एवं स्थिर। तीसरा कहता है सरलता। चौथा कहता है निश्चितता। पांचवा कहता है सभी मूल्यों पर आधारित। छठा आपका कहता है बड़े मूल्यों का आवश्यक प्रभाव नहीं। और लास्ट में आपका कहता है कि निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन। तो यानी कि ये जो 7 हैं यह एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व कहिए या गुण कहिए या लक्षण कहिए, ये 7 मुख्य रूप से होते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि प्रतिनिधित्व क्या होता है या स्पष्टता स्थिर क्या है या फिर सरलता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है प्रतिनिधित्व कहता है कि सांख्यिकी माध्य ऐसा होना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधित्व में सांख्यिकी माध्य ऐसा होना चाहिए जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, वह समग्र की सभी इकाइयों को समान महत्व दे तथा उनकी अधिकाधिक विशेषताओं को स्पष्ट करे। यानी कि कहता है प्रतिनिधित्व से हमारा तात्पर्य यहाँ पर कहता है कि प्रतिनिधित्व सांख्यिकी में ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे समूह मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिनिधित्व क्या हो गया, यानी कि जो पूरे को लेकर चल रहा है। तो यानी कि वे एक ऐसा आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो पूरे समूह को क्या करे, एक साथ लेकर चलता हो, जिसके अंतर्गत ठीक है, जिसके अंतर्गत वो जितने भी, चाहे वो छोटी इकाई हो या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इकाई, जो भी इकाई है उसको पूर्ण रूप से क्या दे, महत्व दे, तथा साथ ही साथ उस महत्व के साथ साथ वो क्या करे, उस सारे चीज की पूर्ण रूप से विशेषता को बतलाए। ये कहलाता है प्रतिनिधित्व। यानी कि एक आदर्श माध्य के अंतर्गत उसके आवश्यक तत्व लक्षण के अंतर्गत पड़ा आता है प्रतिनिधित्व। दूसरा कहता है कि स्पष्ट एवं स्थिर। तो अब देखिए, जब हम पूरे इकाई को पूर्ण रूप से महत्व देते हैं, उसकी सारी चीज को बतलाते हैं, विशेषता को बतलाते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, वो पूर्ण रूप से हमारा सांख्यिकी क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है।
यानी कि एकदम नीट एंड क्लियर हो जाता है। तो स्पष्ट एवं स्थिर में क्या कहता है, सांख्यिकी माध्य स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि देखिए कहता है कि सांख्यिकी का पहला मुख्य आधार क्या होता है, पहला मुख्य आधार होता है कि वो पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट इसलिए होना चाहता है, इसलिए स्पष्ट के बारे में यहाँ पर बात करिए, क्योंकि अगर हमारा क्लियर रहेगा तब हम क्या कर देंगे, वो आसानी से हम बना सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग कोई भी कार्य अगर करते हैं तो हमारा वो कार्य अगर पूर्ण रूप से अगर स्पष्ट नहीं रहता है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। और समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति जैसे जैसे समस्या के अंतर्गत मैंने कि समस्या को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो उसी का दरमियान क्या होता है, उस समस्या से घिरता ही चला जाता है। क्यों, क्योंकि वो कार्य उसका स्पष्ट नहीं है। तो वही कहता है कि अगर आपका स्पष्ट होता है कोई भी कार्य, यानी पूर्ण रूप से साफ सुथरा रहता है, तो क्या होता है, आपको उसको बनाने में भी अच्छा लगता है। वही कहता है कि सांख्यिकी माध्य स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि क्यों सांख्यिकी माध्य क्यों स्पष्ट होना चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्यों करना चाहिए, क्यों, ताकि अनुसंधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को अनुमान लगाने में क्या हो, गुंजाइश न हो। यानी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या ना हो, दिक्कतें ना हो। यानी कि किसी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति अगर उसके प्रति की अनुमान लगा रहा है तो क्या कर सके, सही पूर्ण रूप से लगा सके। पूर्ण रूप से सही कब लगा सकता है, जब हम वो हमारा वो सांख्यिकी क्या हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है तब। जैसे कि मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको एक भीड़ के बीच में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि आप व्यक्ति की काउंटिंग करो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की काउंटिंग नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो हमारा पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन अगर उसी भीड़ को अगर हम नियम के अनुसार अगर बुलाते हैं, काउंट कर बुलाते हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है अगर उसकी गणना करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें एक अंदाज मिल जाता है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इतना व्यक्ति आया। ये हो गया स्पष्ट एवं स्थिर। जो दूसरा इसका हो गया। तीसरा कहता है सरलता। तो जाहिर सी बात है जब हमारा सांख्यिकी स्पष्ट होगा तो आसानी से वो सरल हो जाएगा। सरलता मतलब क्या हो गया, आसान। क्योंकि देखिए जब हम वहां पर कह रहे हैं कि जब आपका पूर्ण रूप से आपको किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी पहले से है तो अब उस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस कार्य के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी है, तो कार्य क्या होगा, आपका सरल हो जाता है। तो तीसरा कहता है सरलता। तो सांख्यिकी माध्य ऐसा होना चाहिए कि उसे सरल गणित तथा बीजगणित के प्रयोग द्वारा निकाला जा सके या बनाया जा सके। तो सरलता से क्या माध्य, सरलता से क्या तात्पर्य है, तो सरलता से यहाँ पर तात्पर्य है कि हमारा जो गणित, जो सरलता से हमारा तात्पर्य यहाँ आसान। तो हमारा गणित ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से क्या कर सके, बना सके, चाहे वो गणित क्या होगी हो, बीज गणित हो या नॉर्मल गणित हो। ये हो जाता है आपका सरलता से तात्पर्य। चौथा कहता है निश्चितता। अब देखिए जब हमारे यहाँ पर सरल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब हम उस कार्य को कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, उस कार्य में निश्चिंतता की प्राप्ति हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम तो ऑलरेडी जान रहे हैं। तो निश्चिंतता से क्या हो जाता है, देखिए सब एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं यहाँ पर। निश्चिंतता से क्या है कि एक आदर्श माध्य प्रकृति निश्चित होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक हमारा कार्य पूर्ण रूप से निश्चित यहाँ क्या हो गया, यानी कि एक एम होना चाहिए। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो एक एम लेकर चलते हैं। अगर हमारा कार्य अगर हमारा एम ही सही ना हो तो बार बार हम बदलते रहेंगे अपना एम, तो क्या होगा, हमारा कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चितता होना चाहिए कि हमको वो कार्य करना है। वही कहता है कि एक आदर्श माध्य प्रकृति निश्चित होना चाहिए ताकि उसका उपयोग सांख्यिकी विश्लेषण के आधार के रूप में किया जा सके। ये हो जाता है निश्चितता के अंतर्गत। ये हो गया आपका चौथा हो जाता है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व, गुण या किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट आपका कहता है सभी मूल्यों पर आधारित। तो सभी मूल्यों पर आधारित से क्या हो जाता है, तो क्या कहता है एक आदर्श माध्य को समंक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि किस पद पर, समंक श्रेणी, यानी कि इक्वल होना चाहिए। समंक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। क्यों आधारित होना चाहिए, चलिए ये देखते हैं। ताकि वह पूरे समूह की प्रमुख विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत कर सके। क्यों होना चाहिए, यानी कि कहता है कि सभी मूल्यों पर आधारित से क्या यहाँ पर कहता है कि एक आदर्श माध्य जो होता है उसका जो समंक श्रेणी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी भी पद पर आधारित होना चाहिए, यानी कि किसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसको होने से क्या हो जाता है, एक पूरे जो समूह यानी कि एक ग्रुप की जो विशेषता होती है ना, वो ग्रुप की विशेषता का प्रतिनिधित्व आसानी से क्या हो सकता है, व्यक्ति कर सकता है और आसानी से प्रतिनिधित्व कर कर उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देते हैं, मान लीजिए किसी श्रेणी के 5, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि किसी श्रेणी के 5, ठीक है, किसी श्रेणी के 5 अगर हमको वैल्यूशन निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाता है, 5 श्रेणी के मूल्य, जैसे अब हम लोग करते हैं किसी भी श्रेणी के अंतर्गत अगर हम लोग मूल्य का वैल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि वहाँ पर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एवं 30, यानी कि इन लोग का डिस्टेंस हम क्या किए हैं, 5 का इसमें अंतराल दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, यानी कि जो श्रेणी हो गया यहाँ पर आपका हो जाता है 1 2 3 4 5 श्रेणी हो गया, 5 का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अर्थात 5, अर्थात यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 बाई 5, यानी कि ये 5 संख्या हो गया। तो यहाँ पर 5 हम कर दिए पीपल के लेकर। अब इसको क्या करते थे, यानी कि यहाँ पर 10 15 20 25 30 बाई 5, अर्थात 20 जो है, 20 जो श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या हो गया, आधारित होता है। तो ये हो जाता है आपका सभी मूल्यों पर आधारित। नेक्स्ट आपका कहता है 6 नंबर, कहता है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत 6 कहता है बड़े मूल्यों की आवश्यक प्रभाव नहीं। तो बड़े मूल्य की आवश्यक प्रभाव से क्या हमारा है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जहां मैं आपको 6 की बात कर रहा था, किसकी, एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व गुण में, तो छठा मैंने आपको बताया बड़े मूल्यों का आवश्यक प्रभाव नहीं। तो क्या कहता है, बड़े मूल्यों का आवश्यक प्रभाव नहीं, क्या कहता है, कहता है कि मध्य श्रेणी बड़े मूल्यों द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मध्य श्रेणी जो कहता है बड़े मूल्यों के अनावश्यक प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यद्यपि क्यों, क्योंकि एक आदर्श माध्य में श्रेणी के सभी मूल्य क्या होते हैं, सम्मिलित होना चाहिए, सभी मूल्य सम्मिलित होना चाहिए, किंतु माध्य पर श्रेणी के अत्यधिक बड़े मूल्यों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आप चल रहे हैं। कहता है कि बड़े मूल्यों का अनावश्यक प्रभाव नहीं, इसके तात्पर्य क्या कहता है, कहता है कि मध्य श्रेणी बड़े मूल्यों द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। माध्य के बारे में कहता है, मध्य के बारे में। यद्यपि एक आदर्श माध्य में श्रेणी के सभी मूल्य सम्मिलित होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श अगर माध्य है तो उसमें श्रेणी के सभी मूल्य क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। अगर जब तक वो सम्मिलित नहीं, वो क्या हो, पूर्ण रूप से वो वैध नहीं हो सकता, यानी कि वो बेकार है। तो वही कहता है कि उसमें सभी मूल्य सम्मिलित होना चाहिए, किंतु माध्य पर श्रेणी के अत्यधिक मूल्यों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका 6 नंबर। 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 क्या कहता है, नेक्स्ट आपका आता है निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन। तो कहता है निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन से क्या तात्पर्य, यहाँ कहता है एक आदर्श माध्य निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। निरपेक्ष यानी पूर्ण रूप से, बिना किसी बहुमत का, पूर्ण रूप से वो प्रस्तुत होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से प्रस्तुत होता है तो क्या होता है, वो हमारा सांख्यिकी पूर्ण रूप से सही होता है। तो वही कहता है निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन के अंतर्गत कहता है कि एक आदर्श यानी कि एक अच्छे माध्य निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगर निरपेक्ष में करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारा सही होता है और उसका वैल्यूशन ज्यादा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व, लक्षण, गुण के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 7 टॉपिक को देखा। जो कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया प्रतिनिधित्व, दूसरा बताया स्पष्ट एवं स्थिर, तीसरा मैंने आपको दिखाया सरलता के बारे में बताया, चौथा आपको बताया निश्चितता, पांचवा आपका था सभी मूल्यों पर आधारित, छठा आपका था बड़े मूल्यों का अनावश्यक प्रभाव नहीं, और लास्ट आपका क्या था, निरपेक्ष संख्याओं में प्रदर्शन। ये जो 7 थे ये एक आदर्श माध्य के क्या है, आवश्यक तत्व कहिए, गुण कहिए, लक्षण कहिए, यानी कि ये मुख्य रूप से ये 7 थे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोगों ने देखा, जो भी टॉपिक को हमने देखा,
ये आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। सो आप लोग अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको पूर्ण रूप से देखिए और कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।